वीडियो वाज कट इन बिटवीन, तो मैं आपको बता देता हूँ कीटोन्स आर हैव प्लीजेंट ओडर, ठीक है ना। प्लीजेंट ओडर सब्सटेंस है और उसी वजह से ये यूज़ किस लिए होते हैं, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग में और फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ये, क्योंकि इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, इसलिए फ्लेवर्स का यूज़ करते हैं। हमने देखा होगा कई बार जब हम टॉफ़ी खाते हैं, सब चीज़ें खाते हैं, तो इनमें कुछ हमें फ्लेवर आता है। जैसे ऑरेंज की टॉफ़ी खाते हैं, ऑरेंज फ्लेवर की टॉफ़ी खा रहे हैं, तो वो उसमें हमने ऑरेंज डाल थोड़ी है, लेकिन बस एक फ्लेवर डाल रखा है, एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड डाल रखा है जो कि जिसकी जो स्मेल है वो कैसी है, ऑरेंज की तरह है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कहते हैं, संतरा खा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जितने भी लेमन फ्लेवर्ड या ये सब चीज़ें आती हैं, उस समय लेमन या ऑरेंज नहीं डाला होता है, वो क्या होते हैं, उसे फ्लेवर्स होते हैं। ताकि जिसकी कुछ मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी स्मेल या फिर जिनकी जो टेस्ट होता है उनकी तरह होता है, ताकि आप उन्हें खाओ तो आपको ऐसा लगे कि आप रियली वो खा रहे हो, ठीक है ना। तो ये इसलिए यूज़ होते हैं। थर्ड इज सॉलिबिलिटी। इसकी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। सॉलिबिलिटी क्या है, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फ्रीली मिसिजेबल विद वाटर, ठीक है ना। यानी कि ये बहुत इजीली मिसिजेबल मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है ना। लेकिन कौन से वाले, सिर्फ लोअर एल्डिहाइड्स, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बड़े लेवल पे इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पर आयनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप लगा होगा उतना आयनाइजेशन मुश्किल होगा, ठीक है ना। उतना ही ऑक्सीजन को क्या मिलती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलती जाती है, मतलब हर तरफ से चार्ज मिलता जाता है, उसका पोलर नेचर उतना ही कम होता जाता है। क्योंकि पोलर नेचर कम होता जाता है CHO ग्रुप का बड़े कार्बन के लगे होने की वजह से, इस वजह से उसका आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। पोलर नेचर कम होगा तो सीधी बात है कि वाटर में डिसोल्यूशन कम होगा। तो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिसिसिबल in water, whereas solubility decreases with increase in alkyl chain, ठीक है ना। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, लोअर वाले की सॉल्युबिलिटी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या है, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के साथ, ठीक है ना। इसको लिखते हैं कि लोअर एल्डिहाइड्स have partial hydrogen bonding with water molecules। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है, उसकी पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे होती है देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा ग्रुप उठा लिया, CH3CHO उठा लिया, छोटा ही ग्रुप है, ठीक है ना। इथेनॉल उठाया मैंने। इथेनॉल को अगर मैं वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये जो H होता है, ये वाला जो H होता है ऑक्सीजन का, वो H के साथ ऐसे क्या बनाता है, ये क्या है जो डॉटेड है, ये क्या है मेरा, ये दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि इस पर भी, यहाँ भी एक O जुड़ा हुआ है, यहाँ C जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा पोलर ये भी है, इसके पास भी थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ठीक क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा अलाइनमेंट होता है कि यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाता है, क्योंकि O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही है। लेकिन ये कम क्यों होता जाता है, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ, जैसे अब मैंने बहुत बड़ा कोई ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने यहाँ पर C7H 15 C डबल बॉन्ड OH लगाया है। इस समय पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इतना कम हो गया है कि ये बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर जो वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो कोई बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ठीक है ना।
इस पे तो अभी भी चार्ज है हमारे पास, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, क्यों? क्योंकि पोलैरिटी है। यहाँ पर पोलैरिटी खत्म क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आ पा रहा है। इतने बड़ा जो ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, इसने क्या किया है, इसके प्लस चार्ज को डिक्रीज करने के लिए यहाँ से पूरा इफेक्टिव आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रखे हैं। तो जब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये क्या करता है, इसकी पोलैरिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। पोलैरिटी डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। तो बड़े केसेस में हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो जितने नंबर ऑफ ज़्यादा OH ग्रुप ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे उतना बेटर ये क्या हो जाएगा, उतना ही बेटर ये हमारा जितने मतलब जितना छोटा ये ग्रुप होता जाएगा उतनी बेटर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको सॉल्युबिलिटी का एक एग्जांपल लिख के दूँ तो आप ये बताओगे, आप ये मुझको बोलोगे CH3CHO ज़्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दिस इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, CH3CHO, फिर उसके बाद C2H5CHO, देन C3H7CHO एंड सो ऑन। ठीक है ना। ऐसे चलता रहेगा, जैसे जैसे आप कार्बन को नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप हमको याद रखना है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। फोर्थ इज बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ इज boiling point. Boiling point of aldehyde and ketones are higher than those of ethers and hydrocarbons of the comparable molecular mass. ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, ईथर से या हाइड्रोकार्बन से, जो कि उनका मॉलिक्यूलर मास को हम कंपेयर करें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है। किसकी वजह से, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। तो लिखेंगे ड्यू टू द डायपोल interaction due to the dipole interaction caused by polar nature of carbonyl group in aldehyde and ketones, the force of attraction between molecules increases, and hence they have higher boiling point and melting point than those of comparable molecular masses of ethers and even hydrocarbons. तो अगर मैं डाबल डाबल इंट्रैक्शंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, एसिड में होता है, उसके बाद अल्कोहल्स में होता है, मतलब अल्कोहल से तो कम ही होगा इसका, तभी तो मैंने अल्कोहल नहीं लिखा। फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स में होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होता है, इनका बराबर ही होता है, दोनों सेम ही होते हैं, सिर्फ सी की फ़र्क होता है। फिर उसके बाद ईथर्स का आता है और सबसे कम किसका होता है, HCs, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना। तो ये एक ऑर्डर है जो मैंने आपके सामने लिखा है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ही लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट भी बात वही है। ठीक है ना। तो आइसोमेरिक एल्डिहाइड का या आइसोमेरिक कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइयर ज़्यादा होता है,
जबकि हमने देखा था कि चेनिंग से कम हो रहा था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जितनी ज़्यादा चेनिंग होती है उतना ज़्यादा उसका पोलैरिटी बढ़ती जाती है। पोलैरिटी बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट आएगा, उतना ही ज़्यादा डायपोल मूवमेंट आएगा। जितना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट आएगा उतना ज़्यादा अच्छा इंट्रैक्शन होगा। जितना अच्छा इंट्रैक्शन होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है ना, हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। यस, तो ये तो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का केस। दीज आर आवर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमें डिस्कस करनी थी एल्डिहाइड और कीटोन की। नाउ विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर दिस, बट बिफोर दैट विल गो थ्रू सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपके सामने, आप उसका आंसर सोचिएगा। इसके आंसर्स आप मुझे लिख के दोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नाइट आपको मेरे को सैटरडे तक जमा करना है। ठीक है ना, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा लिख के दूंगा, भेजूंगा मतलब मैं आपको दोबारा से। तो इसके लिख के भेज देना मेरे को आंसर्स। और अगर आपको नहीं आते हैं क्वेश्चन के आंसर्स तो आप मुझसे ज़रूर वीडियो में पूछोगे कि सर इसके आंसर्स क्या हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप ये क्वेश्चन खुद करके लाओगे। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक एल्डिहाइड। एक्सप्लेन। ऐसा होता है, मैंने आपको बता दिया। इसमें इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा होता है। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, अगला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिक्रीजेस विथ increase in molecular mass. Explain. ठीक है, दो दो क्वेश्चन ये हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है ना, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उसका स्ट्रक्चर बनाना है। पहला हमने क्या करा है, एक बेंजीन लिया है। बेंजीन के इसमें मैंने क्या लिया है, C2H5CuCl डाला है। और साथ में मैंने क्या लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ किया है विथ प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक है ना, क्या बनेगा आप बताएंगे। नेक्स्ट इज एक बेंजीन रिंग फिर से है मेरे पास। ठीक है ना, CH2 डाईएराइल कैडमियम, when it reacts with CH3CuCl, what it forms. Third is CH3, एक एल्काइन है मेरे पास, उसमें मैंने क्या डाला है, Hg2+ डाला है और H2SO4 डाला है। तो क्या बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैरामिथाइल नाइट्रेट में हमने क्या किया है, पहले फर्स्ट हमने क्या किया, CrO2Cl2 डाला, फिर कुछ बना होगा, उसके बाद हमने क्या किया है, इसका हाइड्रोलिसिस किया है वाटर के साथ। फिर क्या बनेगा, तो दोनों आपको कंपाउंड बताने हैं। यहाँ पर कुछ ए बन रहा है, ए बताना है और बी बताना है, और ए बी का नाम भी लिखना है, व्हाट इज ए व्हाट इज बी। ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अरेंजमेंट करना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग in
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। पहला लिखा है मैंने CH3CHO, फिर लिखा है CH3OCH3, फिर लिखा हुआ है CH3CH2CH3, फिर लिखा है CH3CH2OH, ठीक है ना। आपको ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट आपको ये लिखना है, सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बॉइलिंग पॉइंट अगेन, और ये लिखना है आपको CH3CH2CH2CHO, अगेन CH3CH2CH2CH2OH, then C2H5OC2H5, and it is written CH3CH2CH2CH2 and CH3, ठीक है। दो मैंने आपके सामने ऑर्डर लिखे हैं, तीसरा मैं लिख रहा हूँ अब CH3CO CH3 CH3OCH3 C2H5CHO, C3H7CHO, और यहाँ पर लिखेंगे हमने CH3CH2OH। दीज आर द 4 कंपाउंड्स। इसको आपको इन सबको क्या करना है, आपको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले छोटा कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिखना है, फिर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिखना है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिखना है, ठीक है ना। और इन्हीं के साथ और क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अरेंज द अबव in increasing order of their solubility। अगर solubility का आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकें तो और बेटर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये सब के सब मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं कि ये वाले, ये जो जहाँ भी जो भी आपको यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ, ये सब के सब इसके एग्जांपल्स, कुछ ना कुछ एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको बस मुझे ये बताना है कि क्या है इसमें भी। मैंने आपको कुछ अरेंजमेंट्स बताई कि कैसे होगा क्या होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके पास आपको दिख सकते हैं, कहाँ पर, आपके एग्जाम्स में दिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्स में जब पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको बताने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आप चाहूँगा कि आप लोग दें, ज़्यादा 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ इसके साथ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। हमें नई कैटेगरी शुरू करनी है, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखना है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके लिए प्रिपेयर हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें पढ़ना होता है कि इसकी रिएक्शंस कैसे होने वाली है। अब अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है। अब ये बन चुके हैं तो उसके बाद अभी रिएक्शंस कैसी देंगे ये देखना है हमें। तो कैसी रिएक्शंस देंगे, तो आपको मैंने पहले भी जब स्टार्टिंग में बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें इसके ऊपर चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी इस पर कोई रिएक्शन होती है तो वो कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पर। जब भी आपको दिखेगी एडिशन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है ना। ये तो हमें हमेशा से ही पता है कि जब भी डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा, 2 बॉन्ड बने होंगे तो वो पक्का एक बॉन्ड टूटेगा। जब भी हमारा अटैक होता है तो वो एक बॉन्ड टूटेगा ही, ठीक है ना। और वो एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, किस पे, ना ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करता, वो किस पे अटैक करता है, कार्बन पे अटैक करता है। तो हमेशा कार्बन से अटैक होता है। तो कार्बन पे जो अटैक होता है क्योंकि वो किसी एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो यह हमेशा हमको क्या दिखेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखेगी। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो
कार्बन के ऊपर जब भी अटैक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन का अटैक होगा, और जैसे ही आपका अटैक होगा किस पे, ऑक्सीजन पे अगर अटैक हुआ तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगी, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखेगी। तो अभी यहाँ पर कैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है ना। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, आपने अभी SN1 SN2 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि इसमें SN1 फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा, इस सब को हमने डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो आपके सिलेबस में क्या है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हम एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपके पास मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही ये पार्ट है कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखेंगे हम क्या होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्ट्रा अल्फा हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड, और उसके बाद यूजेस जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ एक बार और आपको डिक्टेट कर दूंगा मैं यूजेस इसके, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, और हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़।